सोचिए, साल था 1873 और एक ऐसी किताब छपती है जो भारतीय समाज की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देती है। उसका नाम था गुलामगिरी। और इसमें एक ऐसी बात कही गई थी जो उस जमाने के लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी। तो चलिए, आज ज्योतिराव फुले की इसी क्रांतिकारी किताब के पन्नों में उतरते हैं। फुले अपनी किताब की शुरुआत इसी डेडिकेशन के साथ करते हैं। मतलब किताब खोलते ही वो सीधे सीधे अमेरिका में काले लोगों की गुलामी और भारत में निचली कही जाने वाली जातियों की हालत के बीच एक बहुत मजबूत और कह सकते हैं कि एक विवादास्पद कनेक्शन बना देते हैं, और यहीं से उनकी पूरी बात का मंच तैयार हो जाता है। तो आखिर इस किताब का असली मकसद क्या था और कौन थे वो इंसान जिन्होंने इसे लिखा? आइए समझते हैं। ज्योतिराव फूले, जिन्हें हम महात्मा फूले के नाम से भी जानते हैं, कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस सामाजिक ढांचे को चुनौती देने में लगा दी जो महिलाओं और शूद्रों, अतिशूद्रों को शिक्षा और सम्मान के हक से दूर रखता था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाया। फूले के लिए गुलामगिरी का मतलब सिर्फ किसी को जंजीरों से बांध देना नहीं था। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम था, एक तरह की दिमागी गुलामी, जो धर्म, शास्त्रों और रीति रिवाजों का इस्तेमाल करके लोगों के मन में ये बात बिठा देती थी कि उनकी किस्मत में ही सेवा करना लिखा है। अब फुले की सबसे मजबूत दलील पर आते हैं। वो अमेरिका के दासों की शारीरिक गुलामी और भारत की मानसिक गुलामी के बीच एक बहुत ही गहरा फर्क बताते हैं। फुले का तर्क बड़ा साफ था। वो कहते थे कि अमेरिकी दासों को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था, पर वो जानते थे कि वो गुलाम है और उन्हें आज़ादी के लिए लड़ना है। लेकिन इसके ठीक उलट भारत में शूद्रों को धर्म और शास्त्रों की ऐसी दिमागी जंजीरों में जकड़ दिया गया था कि उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी ये बुरी हालत ही भगवान की मर्जी है, और इस तरह वो अनजाने में अपनी ही गुलामी का हिस्सा बन गए, जिससे बगावत का तो ख्याल भी नामुमकिन लगने लगा। फूले के ये अपने शब्द हैं, और इन शब्दों का वजन देखिए। उनका मानना था कि मन पर पड़ी जंजीरों को तोड़ना शरीर पर पड़ी जंजीरों से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए पहले तो ये एहसास होना जरूरी है कि आप गुलाम हैं। फूले अपनी बात की शुरुआत करते हैं ठीक उन धार्मिक कहानियों पर चोट करके जिनका इस्तेमाल जाति व्यवस्था को सही ठहराने के लिए किया जाता था। तो ये वो पारंपरिक कहानी है जो मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में मिलती है, और फूले ने ठीक इसी बुनियाद पर सवाल खड़े कर दिए। फुले यहां पर कोई भावनात्मक बात नहीं बल्कि तर्क का इस्तेमाल करते हैं। वो पूछते हैं, अच्छा अगर ये सच है तो फिर महिलाओं को कहां से बनाया गया? और जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, जो इस 4 वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, वो कहां से आए? इन सीधे सवालों से वो ये साबित करना चाहते थे कि ये कहानी भगवान की नहीं बल्कि इंसानों की अपने फायदे के लिए बनाई हुई है। यहां फूले एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। उस समय जो आर्यन आक्रमण की थियरी चल रही थी, फूले ने उसी का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ब्राह्मण कोई दैवीय रचना नहीं, बल्कि ये ईरान से आए हमलावरों के वंशज हैं। उन्होंने एक धार्मिक पहचान को एक राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान बना दिया, जहां ब्राह्मण विजेता थे और शूद्र हारे हुए मूल निवासी। और बात यहीं नहीं रुकती। फूले अपने इस ऐतिहासिक सिद्धांत को और भी आगे ले जाते हैं। वो विष्णु के अवतारों को भगवान की तरह नहीं बल्कि एक के बाद एक आए आर्य विजेताओं की तरह देखते हैं। ये फूले के तर्क का शायद सबसे साहसी हिस्सा है। वो क्या करते हैं कि पौराणिक कथाओं की परतें हटाते हैं और उन्हें विजेताओं द्वारा लिखे गए राजनीतिक इतिहास की तरह पेश करते हैं। जैसे वराह अवतार को हम पृथ्वी को बचाने वाले के रूप में जानते हैं, पर फूले के लिए वो एक स्थानीय राजा को हराने वाले हमलावर सरदार का प्रतीक है। इस तरह पवित्र कहानियां राजनीतिक जीत का एक छिपा हुआ इतिहास बन जाती हैं, जिसमें जिन्हें राक्षस कहा गया वो असल में अपनी जमीन बचाने वाले मूल निवासी राजा थे। अब आते हैं फूले के पॉलिटिकल एनालिसिस पर, जहां वो जाति व्यवस्था को सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि कंट्रोल करने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तौर पर देखते हैं। फूले इसी कहावत का इस्तेमाल करते हैं ये समझाने के लिए कि कैसे एक छोटा सा ग्रुप एक बहुत बड़ी आबादी पर अपना कंट्रोल बनाए रख सका। ये बांटो और राज करो की एक पुरानी और कारगर रणनीति थी। फूले के हिसाब से ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया प्लान था। पहला स्टेप, जीतो, फिर धर्मग्रंथों के जरिए खुद को बेहतर साबित करो। इसके बाद सबसे जरूरी कदम, जीती हुई बड़ी आबादी को सैकड़ों जातियों में बांट दो ताकि वो कभी एक ना हो पाएं।
और आखिर में उनके बीच इतनी नफरत और ऊंच नीच भर दो कि वो हमेशा आपस में ही लड़ते रहें, शासक वर्ग से कभी सवाल ही न करें। तो आखिर में सवाल उठता है कि फूले के काम का मकसद क्या था? जवाब है शिक्षा और सच की ताकत के जरिए आज़ादी। फुले का पूरा विश्वास इसी बात पर था कि जो शोषित लोग हैं उनकी सच्ची आज़ादी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और दिमागी आज़ादी से ही मिल सकती है। जब तक वो उन कहानियों पर यकीन करते रहेंगे जो उन्हें कमज़ोर बताती हैं, वो कभी असल में आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिलाकर गुलामगिरी में जो समाधान दिया गया है वो ज्ञान पर टिका है। फूले के लिए सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि ज्ञान था, एक ऐसी बात जो शायद आज भी उतनी ही जरूरी है। फूले की गुलामगिरी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है, और शायद उन कहानियों को बदलने में ही आज़ादी की असली ताकत छिपी है।